हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 021 का ब्लॉक 1 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें अगर आप देखेंगे एग्ज़ाम में काफ़ी हमेशा ही आता है एग्ज़ाम में। तो ये है, इसमें क्या है कि थ्योरेटिकल अप्रोचेस क्या होती है। जो काउंसलर होता है जब काउंसलिंग करता है क्लाइंट की, तो उसके लिए वो किन किन अप्रोचेस को ध्यान में रखकर, उसकी कंडीशन को देखकर क्लाइंट की उनके अकॉर्डिंगली वो कौन सी अप्रोच को यूज़ करता है, उनके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू काउंसलिंग काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, तो इसको हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। साइको एनालिटिक एंड एडलेरियन अप्रोच। साइको एनालिटिक जो कि हमने ऑलरेडी इसमें देखा था, आपने जो है MPC 002 में भी आपको याद होगा, लाइफ स्पैन साइकोलॉजी में हमने काफ़ी पढ़ा है कि कैसे जो है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी आई है। और साइको एनालिटिक ब्रॉड कंसेप्ट होता है, इसमें और भी ज़्यादा अप्रोचेज आती हैं। तो इसमें हम जैसे बात, इन्होंने स्टार्टिंग में जैसे दिया हुआ है एक्लेक्टिक अप्रोच की एक बात करी है इन्होंने यहाँ पे। एक्लेक्टिक अप्रोच, एक्लेक्टिक अप्रोच क्या होता है, जिसमें बहुत सारी जो अप्रोचेज होती हैं उनको मिलाकर जो है नई, जो हम जो क्लाइंट होता है उसको देखकर कि भी उसको अगर बिहेवियरल एस्पेक्ट का चाहिए तो कौन सी चाहिए होगी, कॉग्निशन का चाहिए होगी। तो कई बार क्या होता है, उसकी जो क्लाइंट की प्रॉब्लम इस टाइप की होती है जिसमें सिर्फ एक अप्रोच से बात नहीं बनती। जो काउंसलर होता है उसको डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करके क्लाइंट को जो है उसको नॉर्मल किया जाता है। तो उसको हम कहते हैं इक्लेक्टिक अप्रोच। अगर इसको जैसे उन्होंने लिखा क्या था, यूटिलाइजेशन ऑफ सेवरल अप्रोचेज इज बेस्ट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इफेक्टिव काउंसलर स्क्रूटनाइज ऑल थ्योरीज एंड मैच दैम टू पर्सनल बिलीव्स अबाउट द नेचर ऑफ पीपल एंड चेंज। यहाँ पे इन्होंने कहा ना कि किस तरह से जो काउंसलर्स होते हैं जो डिफरेंट थ्योरीज होती हैं यानी डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं उनको देखते हैं, उनको मैच करते हैं किसी से पर्सनल बिलीव अबाउट द नेचर के जो क्लाइंट आया है उसकी प्रॉब्लम की नेचर क्या है, उसको किस टाइप के चेंज की उसको ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, वो उस टाइप से उस अप्रोच को यूज़ करते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इक्लेक्टिक। अगर इसका डेफिनेशन भी आती है तो आप इसको नोट कर लीजिए कि इक्लेक्टिक अप्रोच इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल थ्योरेटिकल ओरिएंटेशंस and techniques, and it is flexible and multifaceted approach that allows the counselor to use the most effective methods available to address each client depending upon the client's needs। ये हमारी क्या होती है, इक्लेक्टिक अप्रोच। अब हम आगे चलते हैं। डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिसमें नंबर 1 पे साइको एनालिटिक अप्रोच है। साइको एनालिटिक अप्रोच में हम क्या करेंगे, जो कि सिगमंड फ्राइड की दी हुई है। दिस अप्रोच इज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्राइड इन अर्ली 1900s एंड इट इन्वॉल्व जो क्या करते हैं, एनालिसिंग द रूट कॉज ऑफ बिहेवियर एंड फीलिंग बाय एक्सप्लोरिंग द अनकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड रिलेशन टू इट। मेनली क्या है, जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है साइको एनालिटिक, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने हमारे अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है और कैसे अनकॉन्शियस माइंड हमारा क्या होता है, जिसमें हम डिप्रेस मेमोरी जिनको हम याद नहीं करना चाहते उनको हम उसमें हाइड कर लेते हैं, सप्रेस कर लेते हैं, रिप्रेस कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि अनकॉन्शियस माइंड का हमारे कॉन्शियस माइंड से, जो कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो हमारा आज का करंट जो है, प्रेजेंट जो होता है, उससे हम कैसे उसको करेक्ट करते हैं। क्योंकि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में टोटल यही चीज़ है कि वो कैसे हम क्लाइंट से बात करके और उसको हम उसके अनकॉन्शियस माइंड में उसको लेके जाकर और उसको फिर हम कॉन्शियस माइंड में उसको कन्वर्ट करते हैं। एंड साइको एनालिसिस कैन टेक ए वेराइटी ऑन द फॉर्म वेरिंग फ्रॉम प्रैक्टिशनर्स टू, हर एक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, प्रैक्टिशनर टू प्रैक्टिशनर, काउंसलर टू काउंसलर। अब इन्होंने बेसिकली इन्होंने क्या कहा है, व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर में क्या है, अच्छा इन्होंने एक और यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि साइको एनालिसिस फोकस इज ऑन द इंडिविजुअल अनकॉन्शियस डीप रूटेड थॉट्स दैट ऑफन स्टेम फ्रॉम, जो कि हमारे बचपन से ही होते हैं, हमारे बचपन में ही ऐसा कुछ हो जाता है हमारे साथ, जो हम कुछ ऐसी बुरी यादें होती हैं जिनको हम सप्रेस कर लेते हैं, चाहे हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में नहीं आकर। आप देखा याद होगा आपको, अगर आप देखेंगे MPC 002 की जो मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें हमने काफ़ी जगह देखा कि जो सिगमंड फ्राइड का जहाँ पे नाम आता है, उन्होंने क्या कहा है कि हमें एक स्टेज से दूसरी स्टेज में एंटर होना बहुत ज़रूरी है। जब हम सक्सेसफुली उस एक स्टेज को कवर कर लेते हैं तो हम कैसे सेकंड स्टेज में एंटर कर जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसमें हम एक स्टेज में जब फिक्स हो जाते हैं, वो भी मेन प्रॉब्लम होती है जिस कारण से हमारे को प्रॉब्लम होती है, जो हमारे को काउंसलर के पास जाना पड़ता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, उनका जो सिगमंड फ्राइड का व्यू क्या है अबाउट ह्यूमन नेचर, क्या डायनामिक है। अकॉर्डिंग टू हिम, ह्यूमन नेचर कुड बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस। उन्होंने 3 तरह के माइंड की, कॉन्शियस क्या होता है जो हमारा प्रेजेंट है, सबकॉन्शियस क्या होता है जो कि हमारा, जैसे हम एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी हम बात कर रहे हैं, आज हम जो है
वीडियो पे हम आप वीडियो को सुन रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, सबकॉन्शियस में क्या होता है, जो चीज़ हमारी अभी 1-2 दिन पुरानी होती है, जिसको अगर आप चाहें याद करना, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने कल सुबह क्या किया था, तो आप अगर उसको याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो ये क्या होता है, जो कि बहुत ओल्ड नहीं होता, हमारे प्रेजेंस के आसपास ही होता है। दिस इज कॉल्ड द सबकॉन्शियस, जिसको हम याद करना चाहें तो इजीली हम उसको याद कर सकते हैं। देन कम टू अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड कौन सा होता है, जो कि बहुत पुरानी हम जो मेमोरीज होती हैं, वह ऐसा एरिया होता है माइंड का जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो एक सप्रेस मेमोरीज होती हैं जिनको हम याद नहीं करना चाहते, हम बहुत ज़्यादा उसको जब उस पर फोकस करते हैं तभी हम उसको याद कर पाते हैं। तो यही उन्होंने कही कैसे हम अनकॉन्शियस माइंड की मेमोरीज को, हम जो चाइल्डहुड में हुई हैं हमारे साथ, कोई ऐसी डिज़ायर्स थी जो हमारी नहीं पूरी हो पाई हैं, उनको हम कैसे विद द हेल्प ऑफ काउंसलर हम कैसे उनको कॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, उन्होंने ये मेनली 3 माइंड्स के बारे में कहा है, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। The subconscious mind is an area between the conscious and unconscious mind which contains aspects of both. Within the subconscious are hidden memories or forgotten experiences that can be remembered if a person given the proper clue। जो मैंने आपको बताया कैसे हम जो है विद द हेल्प ऑफ काउंसलर, वो जो है एक होता है सबकॉन्शियस, जैसे हम अभी बताया कि कोई ऐसी चीज़ जो कि अगर हम उसको याद करना चाहते हैं हम उसको याद कर लेते हैं। और उसके बाद सबकॉन्शियस में क्या होता है, उसी के अंदर हम बात करते हैं अनकॉन्शियस की, जो कि बहुत पुराना हो जाता है। द मोस्ट पावरफुल एंड लीस्ट अंडरस्टूड पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी, द इंस्टिंक्चुअल रिप्रेस्ड एंड पावरफुल फोर्स ऑफ द पर्सनैलिटी एग्जिस्ट इन द अनकॉन्शियस। की रिप्रेस मेमोरीज होती हैं, पावरफुल होती हैं, जो हमारे जिनसे जो हम अगर याद करते हैं तो हमारे को बहुत ही वो जो हमें अच्छा नहीं लगता उनके बारे में बात करना, जिस कारण से हमारे को प्रॉब्लम होती है क्लाइंट को और उसको काउंसलर के पास जाना पड़ता है। देन बात करते हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तो इन्होंने व्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में बताया कि इस तरह से हमारे अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड होते हैं। सिमिलरली उन्होंने कहा इड, ईगो, सुपर ईगो। इड क्या होती है, एक ऐसा जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा क्या होता है, जिद करता है कि मुझे ये चाहिए, हर चीज़ चाहिए, जो कि इससे रिलेटेड होती है हमारी ड्राइव्स। हमारा मेन क्या होता है, हम प्लेजर प्रिंसिपल पे ये काम करता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम ये चीज़ करनी है, चाहे क्योंकि हमारे को वो काम करने से खुशी मिलेगी, चाहे उसका इम्पैक्ट कुछ भी आए। एक होती है ईगो, जो कि क्या होती है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, जो एक्चुअल में कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो एक्चुअल होता है, रियलिटी क्या है हमें वो उसको हम जिसको फेस करते हैं। फिर हम बात करते हैं सुपर ईगो, जो कि मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है कि क्या सही है क्या गलत है, जजमेंट कि हम हमारी मॉरलिटी पे कि हम ऐसा करेंगे तो वो चीज़ गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या हैं, वो सुपर ईगो का पार्ट है। इसको स्टार्ट करते हैं। इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इट इज़ अ कंसेप्ट इक्विवेलेंट टू ए डिमांडिंग चाइल्ड, जो छोटा बच्चा होता है, जो कि क्या होता है, इज रूल्ड बाय द प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। इट रेफर्स टू रॉ अनऑर्गेनाइज्ड इनहेरिटेड पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। मेन गोल क्या होता है, रेड्यूस टेंशन क्रिएटेड बाय आवर प्रिमिटिव ड्राइव, जैसे हंगर हो गया, सेक्स की डिज़ायर है, एग्रेशन है, इरेशनल प्रिंसिपल इम्पल्सिस है। हम इनको क्या कहते हैं, हमें पता है कि अगर ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो हमें क्या होगा, प्लेजर मिलेगा, चाहे उसका कुछ भी इम्पैक्ट हो। फिर हम बात करते हैं ईगो की। ईगो क्या होता है, जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि वास्तव में हमें ऐसा मान लीजिए कोई किसी को जो है सेक्स की डिज़ायर है, ठीक है, वो हमारी इड हो गई। अब ईगो में हम क्या बात करते हैं कि नहीं, ईगो में क्या होता है कि क्या वो सही है, क्या हमें वो करना चाहिए, रियलिटी हमारे को वास्तव में हमें क्या, हम रियलिटी को फेस करते हैं, हमें वो चीज़ क्या मिलती है ना। या मान लीजिए कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, कोई उसको हम कहीं जाते हैं, छोटे बच्चे को वो जिद करता है कि मुझे तो ये टॉय चाहिए, ये हमारा क्या होगा, इड हो गया। ईगो क्या होता है, क्या हम उसको वास्तव में लेके दे रहे हैं उस टॉय को, ये हमारा क्या होगा, ईगो हो गया। सुपर ईगो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जज एंड इट इज़ रूल्ड बाय मोरल प्रिंसिपल, कि हमें उसको दिलाना चाहिए या नहीं दिलाना चाहिए। अगर हम उसको दिला देते हैं वो भी वही है, तो ईगो हो गया, ठीक है, जो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। और सुपर ईगो में हम क्या कर रहे हैं कि हमें उसको, अगर हम उसको आज उसकी इच्छा पूरी करेंगे तो हमें कल हर बार फिर वो मांगेगा, हर बार वो चीज़ मांगेगा। तो यानी क्या होता है, जिसमें हमारे को मोरल प्रिंसिपल जिसकी हम बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारे को देखना पड़ता है कि वो चीज़ वास्तव में हमें वो करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे
पेरेंट्स है, पेरेंट्स के का रोल क्या होता है जिसमें हमें कि नहीं हमें ऐसे ऐसे नहीं ऐसे करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कहते हैं, मोरलिटी प्रिंसिपल बच्चों को वो चीज़ सबसे मोरल वैल्यूज उनके बच्चों को सिखाते हैं। एंड द कॉन्शियस प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डूइंग मोरली रॉन्ग। हमेशा हम मोरल चीज़ें करने में हमारे को थोड़ा लगता है कि नहीं, लेकिन द ईगो आइडल इज दैट पार्ट ऑफ द सुपर ईगो दैट इंक्लूड्स द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द गुड बिहेवियर एंड दिस बिहेवियर इंक्लूड दोज दैट आर अप्रूव्ड फॉर बाय द पेरेंटल एंड अदर अथॉरिटी फिगर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये बेसिकली क्या काम करता है, इड क्या करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे, और ईगो क्या करते हैं रियलिटी प्रिंसिपल पे, और सुपर ईगो किस पे काम करते हैं, मोरल प्रिंसिपल पे। तो ये हमारा क्या हो गया, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब हम बात करते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स की, जो कि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये 5 नंबर में भी अलग से आ जाता है और कई बार ये पूरी थ्योरी में भी आता है। तो अगर आपसे थ्योरी आती है तो आपको पूरा इस टाइप से उसको मैं एक्सप्लेन करना है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, जिसमें हमारी ईगो जो रियलिटी होती है हम उसको फेस करने से बचते हैं और हम बहाने माने। अभी हम डेली अपनी रियल लाइफ में करते हैं कि हमारे को लगता है कोई चीज़ हमारे को लगता है कि हमारे हिसाब से नहीं है, लेकिन हमारे को वो चीज़ करनी पड़ रही है। तो लोग हमारा को हंसी ना उड़ाएं, हम जान के नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो नहीं मैं तो ऐसे झूठ बोल रहा था, मेरे को तो वास्तव में ये चीज़ें करना अच्छा लगता है। तो यानी क्या होता है, ईगो डिफेंस, यानी जो रियलिटी को फेस करने के लिए रियलिटी को हम प्रोटेक्ट करते हैं, डिनाई करते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो हमारा क्या होता है डिफेंस, उस चीज़ के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज़ करते हैं। क्या होता है ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आर नॉर्मल बिहेवियर्स विच ऑपरेट ऑन एन अनकॉन्शियस लेवल एंड टेंड टू डिनाई और डिस्टॉर्ट रियलिटी, जिसमें हम जो रियलिटी है उसको डिनाई कर देते हैं, डिस्टॉर्ट, क्योंकि हमें वास्तव में क्या होता है, ये फैक्ट होता है, वो रियलिटी पे होता है, लेकिन हम अपने बैक ऑफ द माइंड हमारे चलता है कि नहीं इसको हम ऐसे करेंगे तो लोग हमारा हंसी उड़ाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, उस चीज़ को हम डिनाई करते हैं। अब इसको किस टाइप के हम जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रेशन की। रिप्रेशन क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड में हम अपनी ऐसी जो मेमोरीज होती है उनको सप्रेस कर छुपा लेते हैं। डिज़ायर फॉर कॉन्शियसनेस बाय पुशिंग इट डाउन, रिप्रेसिंग इट इनटू द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड। अनवांटेड आइडिया होते हैं, अब इमोशंस होती हैं, कोई ऐसी डिज़ायर होती है जिसको हम रिप्रेस कर लेते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड में। सेकेंड है रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा जो इसको बोलते हैं कोई आइडिया ऐसा, कोई हमारी इमोशन, जिसमें हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ को जो क्या करते हैं, जैसा वो हमारे साथ हो रहा होता है हम उसके उल्टा बिहेव करते हैं उस चीज़ को छुपाने के लिए। जैसे मान लीजिए कई बार हमारे को लगता है हमें बहुत टेंशन है, हमें बहुत एंग्जाइटी टाइप फील हो रहा है, हम अच्छा फील नहीं कर रहे, तो हम ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, जिसमें जैसा हमारे को जो टेंशन हो रही होती है उसके उल्टा हम जो है बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जैसा हम सोचते हैं, चाहते हैं, हम उसको उल्टा जब करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रिएक्शन फॉर्मेशन। देन बात करते हैं प्रोजेक्शन की। इसमें क्या होता है, जो अपनी अनवांटेड फीलिंग होती है वो हम डिस्प्लेस करते हैं किस पर, किसी दूसरे आदमी के ऊपर। ये क्या होता है, प्रोजेक्ट करना, प्रोजेक्शन। रिग्रेशन, जिसमें व्हेन कन्फ्रंटेड बाय स्ट्रेसफुल इवेंट्स पीपल समटाइम्स अबैंडन कोपिंग स्ट्रेटजीज एंड रिवर्ट टू पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर यूज्ड अर्लियर। जो हमने कभी बचपन में कोई ऐसे हमने कैसे उस चीज़ का पहले से आउट किया था, उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि जब हमने तब कैसे किया था उसी के हिसाब से हम वो सोचकर और इस बार जो है उस प्रॉब्लम से को फेस करते हैं। फिर है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सबसे अच्छा होता है। इसमें क्या होता है, बहुत ही इस टाइप से कि आप अपने जब आप बहुत एंग्जाइटी में हो, टेंशन में हो, तो क्या होता है हम उस चीज़ को से अपना ध्यान हटाकर किसी अच्छी चीज़ में अपना ध्यान लगा लेते हैं। किसी क्रिएटिविटी, मान लीजिए हमारे को बहुत टेंशन है तो हम अपना ध्यान क्या करते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करके, किसी अच्छे काम को करके अपने आप को लगा लेते हैं। फिर बात करते हैं डिनाइल की। इसमें क्या होता है, हम जो उस रियलिटी से बचने के लिए उस चीज़ को लेने से मना कर देंगे, हम कि नहीं हमेशा तो ऐसा नहीं हुआ, आपने गलत सुना होगा। ठीक है। रैशनलाइजेशन क्या होता है, बहुत ही सोच समझ के उस चीज़ के बारे में जो है कि कोई गलत बिहेवियर है उसको बहुत ही रैशनली हम एक्सप्लेन करें, किस लिए, टू अवॉइड द एंग्जाइटी, या हम अपनी ईगो को डिफेंड कर दें। फिर है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, अपना गुस्सा जो है किसी और के ऊपर डिस्प्लेस कर देते हैं, वो क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर जिससे इसको हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व टेकिंग आउट आवर फ्रस्ट्रेशंस, फीलिंग्स एंड इम्पल्सेस ऑन पीपल और ऑब्जेक्ट दैट आर लेस थ्रेटनिंग, जो कि दूसरे लोगों के ऊपर, जिससे हमारे को लगता है किसी और पे अगर हम गुस्सा निकाल देंगे तो शायद हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम हो जाएगी। जो कि बहुत कॉमन है, हम बहुत ऑफिस में भी देखते हैं ये चीज़, है ना, घर में भी ऐसा होता है। जिस पर कई बार गुस्सा होता है, अपना गुस्सा, प्रोजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जिसमें हम किसी दूसरे के ऊपर अपनी फीलिंग को निकाल देते हैं।
फिर है इंटेलेक्चुअल। इसमें क्या होता है, जिसमें हम बहुत ही लॉजिकली सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इट अलाउज अस टू अवॉइड थिंकिंग अबाउट द स्ट्रेसफुल इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन, इंस्टेड फोकस इज ऑन ओनली ऑन इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट, जिसमें हम बहुत सोच समझ के जो है सोचते कि हम ऐसा क्यों हुआ, रैशनली उसके बारे में सोचते हैं। फिर है रोल ऑफ काउंसलर। इन जब हम डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं, उसके बाद क्या होता है, जब ये सब चीज़ें होने के बाद अब क्या जो क्लाइंट है उसको जिसको प्रॉब्लम है वो जब काउंसलर के पास आता है, तो काउंसलर क्या करता है, काउंसलर को सबसे पहले क्या होता है, उसको एक तो ईगो, सुपर ईगो, इन सब के बारे में उसको पता होना चाहिए, कौन कौन सी उसको टेक्निक यूज़ करनी है, उसको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा उसको कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, इन सब की भी नॉलेज होनी चाहिए। जो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी का मेन पार्ट है उन सबको उसको जो क्योंकि वो साइको एनालिटिक अप्रोच को यूज़ कर रहा है, तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तभी तो जो इसको ये भी देखना चाहिए कि जो क्लाइंट है उसने कहीं कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म को वो यूज़ किया है, कौन कौन को वो यूज़ कर सकता है। तो काउंसलर्स वो प्रैक्टिस साइको एनालिसिस प्ले द रोल ऑफ एक्सपर्ट्स का रोल प्ले करता है। दे एनकरेज द क्लाइंट्स टू टॉक अबाउट वट एवर कम, जो फ्री, इसमें क्या होता है, फ्री एसोसिएशन होता है, वो क्लाइंट को बहुत ही कंफर्टेबल फील करवा के और फिर क्लाइंट को कहता है कि जो भी उसके दिमाग में आता है फ्री एसोसिएशन, फ्रीली उसके बारे में बताए, स्पेशली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, क्योंकि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी जो है वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो वो क्या है कि वो क्लाइंट को पूरा मौका देते हैं कि आप कंफर्टेबली फील करवा कर कि अब आप अपने जो लाइफ में जो आपके बचपन में जो बातें हैं, यादें हैं, जो एक्सपीरियंस हुए उनको शेयर करो। आफ्टर ए few face-to-face interactions, such as environment is created, often at the client lie down while the analysis remains out of the view, in which the client feels free to express difficult। तो इसमें क्या होता है, उसको कंफर्टेबली फील करा के इस टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करके उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं हो सकता है कई बार वो क्या करते हैं कि क्लाइंट के आंखों से दूर हो जाता है, ताकि क्लाइंट को लगे कि कोई मेरे पास नहीं है, वो काफ़ी अपने जो थॉट्स होते हैं उसके दिमाग में चल रहे होते हैं उनसे वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। द रोल ऑफ द एनालिसिस टू लेट द क्लाइंट गेन इनसाइट बाय रिलीविंग एंड वर्किंग थ्रू द अनरिजॉल्व पास्ट एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका काम क्या होता है काउंसलर का, जिसमें क्लाइंट को हेल्प किसमें करता है, रिलीविंग एंड वर्किंग थ्रू द अनरिजॉल्व, जो उसके बचपन में कोई अनरिजॉल्व जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनसे बाहर आने में। और द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंस इज एनकरेज टू हेल्प, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंस। इसमें क्या होता है, इसमें काउंसलर क्या करता है, कई बार क्या होता है जब क्लाइंट उसको अपनी कहानी बता रहा होता है, तो उसमें क्या करता है कि वो कहता है कि ठीक है, आप ये मान लो कि मैं ही हूँ, जिससे मान लो किसी क्लाइंट को अपने जो है गर्लफ्रेंड के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप मान लो कि मैं वो हूँ, अब आप अपनी बातें, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके साथ क्या क्या हुआ था, आप सारा सोचो और मुझे बताओ, ठीक है। तो अब वो क्या क्या करते हैं कि क्लाइंट का वो ट्रांसपेरेंस में क्या होता है, वो ये सोच कर कि ये सामने वाले को इस ढंग से मान लेता है काउंसलर को कि ये वही रोल, वही जो है जिससे मेरे को प्रॉब्लम है वही पर्सन है। तो इस टाइप से जो क्लाइंट होता है अपनी पूरा प्रोजेक्ट करता है, अपनी फीलिंग्स को पूरा ट्रांसपेरेंस करता है, पूरा अच्छे से बताता है कि ताकि वो लाइट हो जाए, वो एनलाइटन हो जाए और नॉर्मल होना शुरू हो जाए। तो इसमें क्या होता है ट्रांसपेरेंसी में कि इस एनकरेज टू हेल्प क्लाइंट डील रियलिस्टिकली विद अनकॉन्शियस मटेरियल एंड साइकोएनालिटिक काउंसलर ऑल्सो यूज डायग्नोस्टिक लेबल्स टू क्लासिफाई क्लाइंट्स एंड हेल्प डेवलप अप्रोप्रिएट प्लान फॉर, ये तो हो गया ट्रांसपेरेंस। कई बार क्या होता है काउंटर ट्रांसपेरेंस भी हो जाती है, जिसमें क्या होता है जो क्लाइंट होता है वो तो काउंसलर के साथ जैसा उसको एक्सपीरियंस होता है वो शेयर कर रहा होता है, उसको उसी टाइप का रोल मॉडल मानकर, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा भी हो जाता है कि जब वो ऐसे कर रहा होता है क्लाइंट काउंसलर के साथ, तो काउंसलर भी उसी ढंग से बिहेव करना शुरू करता है, वो भी उसके साथ अटैच होकर वैसे ही रिएक्ट करना शुरू होता है कि गलत है, क्योंकि काउंसलर का काम क्या है, उसको ठीक करना, उसको हेल्प करना, ना कि जो है जो वो कह रहा है उसके हिसाब से वैसे ही बिहेव करना। तो इसलिए क्या होता है कई बार काउंटर ट्रांसपेरेंस इज नॉट गुड फॉर काउंसलिंग पर्पस। तो इसमें क्या होता है ट्रांसपेरेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार 3 नंबर वाले में आ जाता है। गोल्स में क्या होता है, द गोल ऑफ साइको एनालिसिस क्या होता है, वेरीज अकॉर्डिंग टू क्लाइंट पे डिपेंड करता है कैसे उसकी प्रॉब्लम है, बट दे फोकस मेनली ऑन द पर्सन, एडजस्टमेंट में फेस करते हैं उन पर, ये चाहते हैं कि जो पर्सनल है अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है एडजस्ट कर ले, यूजली इंड्यूसिंग ए रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनल फोर्सेज विद इन द पर्सन, जो उसके दिमाग में दिल में अंदर चल रहा होता है उनके साथ वो एडजस्टमेंट कर रिऑर्गेनाइज करके प्रॉपरली वो एडजस्ट कर ले। इन मोस्ट केसेज प्राइमरी गोल इज टू हेल्प द क्लाइंट बिकम मोर अवेयर ऑफ द अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी, उसको अपने अनकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है उनको उसे अवेयर करवाना, विच इंक्लूड रिप्रेस मेमोरीज एंड पेनफुल विशेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी थ्योरी में कि अनकॉन्शियस एस्पेक्ट कौन से होते हैं, रिप्रेस मेमोरीज होती हैं एंड उनके क्या होते हैं पेनफुल विशेज होती हैं।
एंड सेकेंड मेजर गोल क्या होता है, टू हेल्प ए क्लाइंट वर्क थ्रू द डेवलपमेंटल स्टेज। कई बार जैसे एक बार क्या होता है, कभी कभी एक स्टेज में ठीक से जो है कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ऐसे किसी की मान लीजिए कोई छोटा बच्चा घर में किसी की डेथ हो जाती है पेरेंट्स की, तो क्या होता है उसकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो उसमें क्या होता है, ये भी सबसे कि कई बार हम जब एक प्रॉब्लम एक स्टेज में डेवलपमेंट में हम आगे नहीं बढ़ पाते, स्टक हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उससे बाहर निकालने में भी वो क्या होता है जो है इस केस में काउंसलर जो है हेल्प करता है कि आप याद करो कि कभी ऐसा हुआ था आपके साथ। जो वो क्लाइंट से बातें शेयर करता है तो उसके बाद क्या होता है, उसकी कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेवलपमेंट स्टेज में फंस गया हो, उसकी उस टाइप से डेवलपमेंट ना हुई हो, तो उन सब चीज़ों से बाहर निकालने में मेन गोल क्या होता है काउंसलर का, उसको वहाँ से क्लाइंट को जो है वर्क थ्रू किस तरह ए डेवलपमेंट स्टेज नॉट रिजॉल्व इन प्राइमरी गोल, जो पहले उसकी सॉल्व नहीं होती। इफ अकॉम्प्लिश क्लाइंट्स बिकम, ऐसा सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो लाइक क्लाइंट क्या होता है, बिकम अनस्टक एंड आर एबल टू लिव मोर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा अपनी लाइफ को अच्छे से प्रोडक्टिवली वो जी पाता है। तो ये हमारा क्या होता है मेन गोल। और फाइनल गोल इज हेल्पिंग क्लाइंट्स को विद द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी, इन जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उनके उसमें हेल्प करना क्लाइंट्स की, ताकि वो जो प्रॉब्लम हो रही है उससे वो निकल पाए और सब लोगों को अच्छे से वो एडजस्ट कर पाए, यानी एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट के ऊपर भी फोकस होता है। अब बात करते हैं टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स को जो है इसमें यूज़ करता है काउंसलर। फ्री एसोसिएशन, सबसे पहले क्या है, जो क्लाइंट है उसको एकदम फ्री फील करवा जाता है कि आप जैसे जिस काम के लिए आए हैं आप पहले अपने आप को एकदम फ्री रखो, अपने उस टाइप का उसको एटमॉस्फेयर दिया जाता है और जो है सब बहुत कंफर्टेबली उसको फील करके विदाउट सेंसरिंग एनी फीलिंग्स और थॉट। द क्लाइंट इज एनकरेज टू रिलैक्स एंड फ्रीली रिकॉल चाइल्डहुड मेमोरीज और इमोशनल एक्सपीरियंस। उसको मौका दिया जाता है कि आप उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी उसको याद आ रहा है उसको अपने कॉन्शियस माइंड में लेके आए। इसमें अनकॉन्शियस मेटेरियल एंटर्स द कॉन्शियस माइंड एंड द काउंसलर इंटरप्रेट्स इट। जो उसके दिमाग में आता है उसको सोचे और उसको अपने कॉन्शियस माइंड में लाए, ताकि इसको जो है काउंसलर जो है उसको हेल्प करता है इन सब चीज़ों के अंदर, ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। फिर है ड्रीम एनालिसिस। इसमें क्या होता है, जो काउंसलर होता है जो उसके ड्रीम्स आते हैं उनको एक्सप्लेन करता है, उसे पूछता है कि आपको कैसा, उन जितने भी ड्रीम्स हैं उनको जब वो शेयर करता है काउंसलर के साथ। क्योंकि काउंसलर क्या कहते हैं इसमें, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में ड्रीम्स को क्या क्या है, रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। के ड्रीम्स हमारे जो होते हैं, जो भी हमारे को ड्रीम्स आते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा होता है उसको समझने में, समझाने में, उसका मीनिंग कुछ ना कुछ होता है। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में क्या मानेंगे कि जो ड्रीम्स होते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हमारे को जो है हमारे को मालूम होता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। और इसमें क्या क्या, रॉयल रोड टू कॉन्शियस टू ब्रिंग अनकॉन्शियस मटेरियल टू लाइट। और दो तरह के ड्रीम्स होते हैं, एक तो मैनिफेस्ट होता है जिसका जो मीनिंग होता है एकदम क्लियर होता है, लेटेंट का मतलब क्या होता है जो कि हिडन मीनिंग होता है बट ट्रू मीनिंग होता है। ठीक है। थर्ड है एनालिसिस ऑफ ट्रांसपेरेंस, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें जो है हेल्प करता है किसी जो क्लाइंट की टू एक्सपीरियंस फीलिंग एंड दैट वुड अदरवाइज बी इनएक्सेसिबल, ताकि वो उसको एनकरेज करता है कि जो ट्रांसपेरेंस के थ्रू और इंटरप्रेस पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग एक्सप्रेस। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार काउंटर ट्रांसपेरेंस भी हो जाता है, रिएक्शन ऑफ द काउंसलर टुवर्ड द क्लाइंट दैट में इंटरफेयर द ऑब्जेक्टिव। अगर वो भी क्लाइंट भी वैसे करना शुरू कर देगा तो जो उसका ऑब्जेक्टिविटी है, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्लाइंट को फील कराना, वो तो पीछे हट जाएगा ना। तो ये गलत होता है। काउंसलिंग में कभी भी काउंटर ट्रांसपेरेंस नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंस इज गुड। वो जब होता है ट्रांसपेरेंस तो ज़्यादा क्लाइंट को समझने में हेल्प मिलती है काउंसलर को। देन है इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है, जो भी उसने कहा है उसको क्या कहते हैं, जो भी बोलता है उसको फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है, ताकि उसको मालूम हो क्लाइंट को उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको समझने में उसको भी हेल्प मिले। व्हेन इंटरप्रेटिंग द काउंसलर हेल्प द क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट पर्सनल इवेंट्स। इस तरह से जो है हर चीज़ को इंटरप्रेट करके और फिर क्लाइंट के जो है जो लास्ट में क्या कहता है काउंसलर, पॉइंट्स आउट, एक्सप्लेन्स एंड टीचेस द मीनिंग ऑफ वट एवर इज रिवील्ड। जो भी उसने बताया है उसका मीनिंग क्या है। और इसमें क्या होता है, इस तरह से जो कहता है काउंसलर मस्ट केयरफुली टाइम द यूज़, उसको टाइम प्रॉपरली देना चाहिए, द यूज़ ऑफ द इंटरप्रिटेशन। तो ये क्या हो गया हमारा जो है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी, जिसको हमने क्या बोला, साइको एनालिटिक अप्रोच। सेकेंड अप्रोच आते हैं एडलरियन अप्रोच। ये क्या एडलर ने दी थी, एल्फ्रेड एडलर ने। अटेम्प्ट्स टू व्यू द वर्ल्ड फ्रॉम द क्लाइंट सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, हाउ लाइफ इज इन रियलिटी इज लेस इंपॉर्टेंट देन हाउ द इंडिविजुअल बिलीव लाइफ टू बी। और इन्होंने क्या ये जो है मेनली क्या है, फिनोमेनोलॉजी का मतलब क्या है, आपके अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस है। हमारी जो लाइफ में जो हमारे को एक्सपीरियंस होते हैं उसके ऊपर बेस है। और इन्होंने क्या किया, बचपन के इवेंट से ज़्यादा जो हमारे अब भी हम
जो हम बनना चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं, उस पे इन्होंने फोकस किया कि इन्होंने क्या कहा है, देखिए कि लाइफ इज़ लेस इंपॉर्टेंट देन हाउ द इंडिविजुअल बिलीव्स टू बी। जो लाइफ जो है वो क्या बनना चाहता है उस पर मैटर करता है। बिकमिंग, हर कोई बिकमिंग है, हर कोई कुछ बनना चाहता है। ऑलवेज मूविंग टुवर्ड द फ्यूचर, हम हमेशा फ्यूचर की तरफ देखते हैं, कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। हमारे सबके सब्जेक्टिव गोल होते हैं, हमारे सबके अपने गोल्स होते हैं, और हम क्या करते हैं, वे कॉन्स्टेंटली एमिंग। हम अपना जो हम कुछ बनना चाहते हैं उसके लिए हमेशा हम एफर्ट्स करते रहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, उसी से हमारे अंदर सुपीरियरिटी आती है। जो हम काम कर रहे हैं आज की डेट में, उसी से हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। एंड व्हेन यू हैव अनरियलिस्टिक गोल होते हैं, अनअटेनेबल होते हैं। कई बार हम ऐसे गोल बना लेते हैं जो कि अनरियलिस्टिक होते हैं, अनअटेनेबल होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, दिस कैन लीड टू सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर एंड डिस्करेजमेंट, जिस कारण से हमारे को क्या होता है, न्यूरोसिस हो जाता है, साइकोसिस हो जाता है ना। हम किसी सब्सटेंस एब्यूज में पड़ जाते हैं, कोई ड्रिंक करना शुरू करते हैं, जो है स्मोकिंग करना शुरू करते हैं, कुछ भी बुरी एक्टिविटी में आ जाते हैं, हम लोग जो है क्राइम करना शुरू करते हैं, सुसाइड की फीलिंग होती है। तो ये जिसके कारण से हमारे को क्या होता है, जो है काउंसलर की जरूरत पड़ती है। दिस इज कॉल्ड द एडलेरियन या फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच। अब इस पे क्या होता है, व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। इसमें क्या क्या सबसे ज़्यादा प्रेजेंट पे फोकस किया, इट इज़ आवर प्रेजेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इवेंट्स। हमारे क्या कहते हैं कि हमारे जो हम प्रेजेंट पे इन्होंने फोकस किया कि हम ही थॉट दैट पीपल आर प्राइमरली मोटिवेटेड बाय सोशल, एक इन्होंने सोशल इंटरेस्ट पे, सोशल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि हम सोसाइटी में जिसमें रहते हैं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, हम कितना लोगों से कनेक्ट हैं, उसी से हमारा क्या होता है, गोल फिक्स होते हैं, उसी से हमारे एक हमारे अंदर सेल्फ की फीलिंग आती है। ही थॉट दैट पीपल आर प्राइमरली मोटिवेटेड बाय सोशल इंटरेस्ट। एक तो उन्होंने प्रेजेंट पे फोकस किया है, इनकी थ्योरी के अंदर नंबर 1 पे क्या करेंगे, हम प्रेजेंट पे फोकस किया, ठीक है। सेकंड क्या, सोशल इंटरेस्ट, कि उन्होंने क्या कहा है कि हम जो इंडिविजुअल एटीट्यूड टुवर्ड द अवेयरनेस ऑफ बीइंग ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन कम्युनिटी, हर कोई किसी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहता है। ही एक्सप्लेन हाउ हैप्पीनेस एंड सक्सेस आर लार्जली रिलेटेड टू सोशल कनेक्टेडनेस। कैसे हम लोग लोगों से के साथ कनेक्ट होते हैं, उनकी सोसाइटी का पार्ट बनते हैं, कैसे हम हैप्पी होते हैं, कैसे हमारे को सक्सेस मिलती है। एंड अनदर मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी इज पीपल्स ट्राई टू बिकम, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, ठीक है। एक हो गया हमारा ये प्रेजेंट पे। सेकंड हमने क्या कहा उसके ऊपर कि हम कोई सोशल करेक्टेड होते हैं। नंबर 3 पे हमने क्या किया कि हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ईच पर्सन स्ट्राइव्स फॉर ग्रोथ एंड हैज़ ए नीड फॉर होलनेस। हर कोई सक्सेस चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जिसके अंदर उसके अंदर होलनेस की हम वो पूरी तरह कंप्लीट है, वो फीलिंग आती है। एंड इट इज़ नीड इज फुलफिल, अगर हमारी नीड पूरी हो जाती है, द पर्सन डेवलप्स अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अदरवाइज अ पर्सन कैन डेवलप इन, अगर हम जो हमने गोल बनाए हैं, है ना, अगर हम अचीव कर लेते हैं, आगे हम बढ़ जाते हैं लाइफ में, तो क्या होता है, हमारे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की फीलिंग आती है। इसके अलावा उन्होंने नंबर 4 पे बर्थ ऑर्डर को बहुत ही मैटर दिया है। बर्थ ऑर्डर, उन्होंने कहा कि जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे गोल अचीव होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रोल हमारे, हम जिस बर्थ ऑर्डर में हम पैदा होते हैं उसका भी होता है। फर्स्ट क्या, ओल्ड स्टाइल क्या होता है, रिसीव मोर अटेंशन, स्पॉइल होता है, सेंटर ऑफ अटेंशन होता है। सेकंड चैलेंज उन्होंने कहा कि वो रेस में रहता है, उसके जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उसके ऑपोजिट होता है। मिडल क्या होता है, दोनों के बीच में फंस जाता है, ओल्डेस्ट और सेकंड के, ठीक है। और जो यंगेस्ट का क्या क्या काम होता है, उसको हमेशा लोग बच्चा ही मानते हैं, कभी बड़ा होगा ही नहीं। ओनली का मतलब क्या होता है, उसको शेयरिंग और केयरिंग वो नहीं, क्या, डज नॉट लर्न टू शेयर और कॉपरेट विद द अदर चिल्ड्रन। तो ये इन्होंने इसी टाइप से दिया कि जिस टाइप से हमारा बर्थ ऑर्डर होता है वैसा ही हम आगे बिहेव करते हैं। रोल ऑफ काउंसलर, काउंसलर का रोल क्या होता है, वो क्या होता है, इगैलिटेरियन। मेन क्या होता है, जो इस थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या किया एल्फ्रेड एडलर ने, कि जो काउंसलर का काम क्या होता है कि जो है इक्वलिटेरियन रिलेशनशिप को बनाना, कि क्लाइंट और काउंसलर जो है दोनों एक हैं, दोनों का कोई स्टेटस अलग नहीं है, दोनों को फुल नॉलेज है। और इसके अलावा जो काउंसलर होता है वो टीचर के रूप में काम करता है, डायग्नोस्टिशियन के रूप में काम करता है, मॉडल्स के रूप में, रोल मॉडल जिसको देखता है क्लाइंट, जिसके हिसाब से वो अपने आप को ठीक करता है। तो मेनली क्या होता है, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने इक्वलिटेरियन का मतलब ये है कि इक्वल रिलेशनशिप है और सोशल, दोनों सोशल एक दूसरे के इक्वल हैं। दे ट्राई टू एसेस वाई क्लाइंट्स आर ओरिएंटेड टू ए सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग, कि ऐसा क्लाइंट का जो है वो एसेस करता है क्लाइंट का बिहेवियर को, काउंसलर कैसा वो क्यों कर रहा है, कैसे सोच रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। द काउंसलर मेक्स एन असेसमेंट बाय गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द फैमिली कंस्टिट्यूशन एंड क्लाइंट की जो अर्ली मेमोरीज हैं उन सब के बेस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। एंड काउंसलर देन शेयर्स इंटरप्रिटेशन, इम्प्रेशन, ओपिनियन एंड फीलिंग विद द क्लाइंट। जो हमने जैसे सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में कहते लास्ट में इंटरप्रिटेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है बाद में उसके साथ शेयर करता है अपने क्लाइंट के साथ। गोल क्या होता है, गोल में क्या होता है,
helping people develop healthy lifestyle. One of the major goal is to develop self social interest. क्योंकि उन्होंने सोशल करेक्टिवनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो उसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर सोशल इंटरेस्ट की फीलिंग आए। उनके वो जो अगर कहीं पे अगर कोई इंट्रोवर्ट है, वो आगे नहीं किसी कंपनी जाता, तो उसके अंदर वो फीलिंग पैदा करें कि सोसाइटी में आपका रहना जरूरी है, आपको सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के साथ ही आपकी जो है होलनेस होती है। तो इस टाइप से ये गोल होते हैं उसके अंदर। तो एस्टैब्लिश एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्वलिटी इन काउंसलिंग रिलेशनशिप, ये मेन गोल होता है दोनों में। इस ढंग से रिलेशनशिप बनाना कि दोनों को इक्वल लगे, एक दूसरे के हम दोनों इक्वल ही हैं। एनालिसिस ऑफ ए क्लाइंट्स लाइफस्टाइल, जो क्लाइंट्स का लाइफस्टाइल है उसको एनालाइज करना। इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लाइंट्स लाइफस्टाइल एंड सच वे दैट प्रमोट्स इनसाइट, जिसमें कि उसके अंदर इनसाइट की फीलिंग पैदा हो, इस टाइप से उसको इंटरप्रेट करना कि उसको अपने बारे में सब कुछ पता चले। एंड रीओरिएंटेशन करना, रीएडुकेशन क्लाइंट विद अकॉम्पनिंग बिहेवियर चेंज। अगेन उसको जो लगता है क्लाइंट की को चेंज करने की जरूरत है, उसकी जो थिंकिंग उसको रीओरिएंट करना, रीएडुकेट करना उसको, जिस जहाँ पे उसको जो काउंसलर को लगता है कि यहाँ पे इसमें लैकिंग है, ठीक है, ताकि उसका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल हो सके। देन कौन कौन सी टेक्निक्स को वो यूज़ करते हैं, कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब है कि जहाँ लगता है काउंसलर को कि क्लाइंट को रोकना जरूरी है, वहाँ उसको इंटरप्ट करे, वहाँ उसको चैलेंज करे, उससे लॉजिकली पूछे। कन्फ्रंटेशन यानी द काउंसलर चैलेंजेस क्लाइंट्स टू कंसीडर देयर ओन प्राइवेट लॉजिक। व्हेन क्लाइंट्स एग्जामिन देयर लॉजिक दे ऑफन रियलाइज दे कैन चेंज इट एंड देयर बिहेवियर। जब उनको हम कन्फ्रंट करते हैं तभी लगता है कि वो अपने बिहेवियर को वो चेंज कर सकते हैं। आस्किंग द क्वेश्चन, उससे बीच में काउंसलर पूछे व्हाट वुड बी डिफरेंट इफ़ यू वर वेल। उससे ये पूछे कि जब वो बता रहा होता है कि क्वेश्चन जब बता रहा होता है अपने बारे में कि सोचो अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता, है ना। द क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड विद ड्यूरिंग द इनिशियल इंटरव्यू बट इट इज़ अप्रोप्रिएट एनी टाइम। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इनिशियली पूछने में ज़्यादा सही रहता है। देन एनकरेज करना, कि उसमें क्या है, काउंसलर एनकरेज द क्लाइंट्स बाय स्टेटिंग दैट बिलीव्स एंड बिहेवियर चेंज इज पॉसिबल। वो एनकरेज करके कि आप जो जिस प्रॉब्लम से आप लेके आए हो, जो आपका ये बिलीफ सिस्टम है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, आप इसको खुद भी चेंज कर सकते हो। तो इन्होंने क्या कि ताकि आपकी जो लाइफ है वो नॉर्मल हो जाए, आप जो लाइफ स्टाइल आपका चेंज हो जाए। ऐसा नहीं कोई चीज़ फिक्स होती है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम और बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं। एक्टिंग एज इफ, इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें क्या होता है क्लाइंट को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं टू एक्ट एज इफ दे आर द पर्सन दे वांट। अब आप ऐसे बिहेव को जैसा आप नॉर्मल आदमी की तरह, कि आपको लगता है कि अगर आपको जो आप चाहते हो आपको मिल गया, अगर वो सब चीज़ें मिल जाए तब आप कैसे एक्ट करोगे, तो उस टाइप से बताओ। एक्टिंग एज इफ, जैसे इफ दे आर द पर्सन दे वांट टू, जैसा बनना चाहते हो वैसे उस हिसाब से आप एक्ट करो। फिर है टास्क सेटिंग, उसमें क्या होता है, सेट जो है क्लाइंट्स इनिशियली सेट शॉर्ट टर्म रेंज अटेनेबल गोल्स एंड इवेंचुअली वर्कअप टू लॉन्ग टर्म। ताकि शुरू में क्या करते हैं, जब क्लाइंट के साथ कौन कौन सी टेक्निक होती हैं कि उसका कोई बड़ा टास्क उसको यहाँ से वहाँ पहुँचना है, तो पहले उसको छोटे छोटे जो है शॉर्ट टर्म रेंज के जो है टास्क बनाए जाते हैं, इजीली अटेनेबल गोल बनाए जाते हैं, ताकि स्लोली हम आगे बढ़ते जाएं, उनको हम अटेन करें और अपने जो हमारा मेन गोल है हम वहाँ तक पहुँच जाएँ। कैचिंग वन सेल्फ का मतलब क्या, बिकम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। जब वो क्लाइंट अपने बारे में बता रहा होता है तो उसी को ही बोलें कि सोचो जो तुम ये बता रहे हो, और अब वो अपने आप को वहीं पकड़ सके। क्लाइंट्स लर्न टू बिकम अवेयर ऑफ द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और थॉट, जो वो बोल रहा होता है या कोई उसके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो काउंसलर क्या क्या करता है, मे हेल्प इन दिस प्रोसेस बट इवेंचुअली दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेकन ओवर द क्लाइंट। तो कहा जाता है कि तुम खुद देखो कि तुम कहाँ पे गलत हो, उसको ही मौका दिया जाता है ताकि अपने आप को वो पकड़ सके और अपने आप को ठीक कर सके। अपने आप को खुद ही इस लायक बनाया जाता है, काउंसलर क्लाइंट को इस टाइप से खुद ही इस लायक बनाता है ताकि वो इतना कैपेबल बना देते हैं, ताकि जो है अपने जो नेगेटिव बिहेवियर, जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, वो खुद ही उसको आइडेंटिफाई कर सके। पुश बटन, इसमें क्या होता है, क्लाइंट्स आर एनकरेज टू रियलाइज दैट दे आर द चॉइसेस अबाउट व्हाट स्टिमुलाई इन देयर लाइव्स, दे पे अटेंशन। जहाँ पे उनको लगता है, पुश बटन में क्या होता है कि जो ऐसी चीज़ जो उनको लगता है कि बहुत अच्छी है, वो ऐसा करेंगे तो उनका जो है बिहेवियर नॉर्मल हो जाएगा, वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, तो उस चीज़ के उनको पुश किया जाता है। जहाँ हम बटन को पुश करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो है लाइट ऑन करने का, ऑफ करने का, है ना। तो यानी जो उनको लगता है काउंसलर को कि ऐसा पुशिंग करने से क्लाइंट जो है उस चीज़ अपने ओवरकम कर पाएगा अपने नेगेटिव या पॉजिटिव उस सब चीज़ों को, तो नेगेटिव एक्सपीरियंस को ठीक करने के लिए जहाँ पे वो पॉजिटिवली बोलता है उसको वहाँ पे बार बार पुश किया जाता है कि देखो आप ऐसे करो ताकि वो नॉर्मल हो जाए। तो ये हमारा क्या था, ये पुश
बटन। अब जो है लास्ट में हमने जब पूरा कंप्लीट कर लिया ये एल्फ्रेड एडलर की अप्रोच। अभी हमने जो इस वीडियो में दो थ्योरीज करी है, एक तो साइको एनालिटिक की अप्रोच की है, सेकेंड हमने एल्फ्रेड एडलर की है। सेकेंड वीडियो में हम नेक्स्ट जो है 2-3 अप्रोचेस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।